तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथर के बारे में कि ईथर क्या है, ईथर का क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उनकी प्रिपरेशन की जाएगी, क्या फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर एक रिकोलेशन हम करते हैं अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कि सबसे पहले अगर ईथर पढ़ना हो तो हमें फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ चाहे वो फिज़िकल हों या केमिकल हों, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ चाहे वो केमिकल हो या फिज़िकल हो, उनको हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा अगर ईथर को अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहला काम यह है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उन सभी को एक बार रिवाइज़ करेंगे। आफ्टर देन ईथर को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं ईथर के क्लासिफिकेशन को सीधा लेकर के बात करता हूँ तो ईथर को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते आए हैं। एक हमारे पास होते थे सिमेट्रिकल ईथर और दूसरे हमारे पास होते थे अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज़ ROR। ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR, वेयर R स्टैंड्स फॉर दी एल्काइल ग्रुप। अब दोनों तरफ मैंने R ग्रुप लिया, इसका मतलब मैंने एल्काइल ईथर की बात करी है। इसकी जगह पर मैं इसको रिप्लेस करा करके AROAR भी ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एरोमेटिक ईथर होगा। बस ये छोटा सा फ़र्क है एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर को लेकर के कि एलिफेटिक में दोनों ग्रुप कैसे रहेंगे R यानी अल्काइल, और एरोमेटिक में दोनों ग्रुप कैसे रहेंगे AR यानी कि अराइल। लेकिन अगर मुझे, ये तो हो गए हमारे सिंपल ईथर, ये कौन सी कैटेगरी के ईथर हो गए? सिंपल ईथर हो गए। सिंपल ईथर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें वन काइंड ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है, केवल या तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ईथर बनाऊँ जिसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ बेंजीन की रिंग हो यानी फिनाइल ग्रुप हो, तो उस केस में ये जो ईथर होगा ये कहलाएगा मिक्स्ड ईथर। इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। तो बेसिकली ईथर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। नंबर वन इज सिंपलेस्ट ईथर या सिंपल ईथर एंड द नंबर टू इज़ मिक्स्ड ईथर। उसको हम कंबाइनली बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पर हमने ले लिए कि जब ऑक्सीजन के साथ एक बार अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे या फिर एक बार अराइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, या एक तरफ R की जगह AR होगा और दूसरी तरफ R ही रहेगा। तो सिंपल और मिक्स्ड के लिए हमने एग्जांपल लिया कि सपोज़ ये जो R ग्रुप है इसको मैंने डिफ़ाइन किया CH3CH2 से, तो ये भी सिंपल सेम है बिल्कुल। तो ये वाला ग्रुप भी क्या बन जाएगा CH3CH2 या फिर CH2CH3। तो इसका नाम हो गया सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मैं पर्टिकुलर केमिकल नेम की बात करता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल, क्योंकि इथाइल दो बार आ रहा है, C2H5 ग्रुप दो बार आ रहा है। और नॉर्मल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है अल्काइल ईथर। अब अल्काइल ईथर में डिपेंड करेगा कि सेम ग्रुप दो बार आ रहा है तो हम उसके आगे डाई लगा देंगे, लेकिन अगर एक ग्रुप छोटा है और एक ग्रुप बड़ा है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम लिया जाता है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकली कॉमन नेम लिया जाएगा अगर, तो ई पहले आता है इथाइल, एम बाद में आता है मिथाइल, और ये पूरा क्या है? ईथर। तो कॉमन नेम तो इनका कॉमन बहुत सिंपल है कि हमें जब नाम लिखना हो तो हम क्या बताएंगे, या तो सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल होगा तो डाई ट्राई का यूज़ करेंगे क्योंकि दो बार ग्रुप सेम आ रहा है, तो डाई इथाइल ईथर बना दिया हमने इसका। अगर ये दोनों बार CH3 होता तो मैं इसको डाई मिथाइल ईथर कहता। इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल ईथर क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब दूसरे वाला जो है नेक्स्ट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हमें अल्फ़ाबेटिकली नाम देखना होगा। इस वाले ग्रुप का नाम है इथाइल, इस वाले ग्रुप का नाम है मिथाइल। तो पहले हम इथाइल का नाम देंगे, तो हम इसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम के बाद हमारे पास जो ग्रुप आती है, जो नाम आता है IUPAC लिखने के लिए, वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसके नाम को हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका जो नाम है उसको हम बोलने वाले हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो सपोज़ कि मैंने एक बात करी है यहाँ पे ROR की, तो इसका जो IUPAC नाम है वो है एल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो वाला एल्काइल ग्रुप होगा जिसमें कम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे, जिसमें लेस नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया कि CH3OC2H5। अब कॉमन नेम तो इसका इथाइल मिथाइल ईथर है, अभी बताया। लेकिन अगर मुझे IUPAC नाम लिखना हो तो मैं रूल फॉलो करूँगा किसका? एल्कोक्सी एल्केन का।
और उस एल्कोक्सी एल्केन में एल्कोक्सी ग्रुप वो रहेगा जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जिधर की तरफ कम नंबर हैं कार्बन के। तो लेफ्ट वाली साइड अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, राइट वाली साइड में देख रहा हूँ तो इधर 2 कार्बन है। तो जो कम वाले कार्बन का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ आएगा और ऑक्सी ग्रुप रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो गया मिथॉक्सी। और ये जो इथेन है, ये वाला ग्रुप है C2H5 वाला, उसको हम लिखेंगे इथेन। ये इसका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ लेकर के हमें चलनी है कि एल्कोक्सी एल्केन का रूल फॉलो करना है। एल्कोक्सी एल्केन को फॉलो करोगे तो एल्कोक्सी कम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ग्रुप रहेगा और एल्केन ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन निकल जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे भी जाते हैं कि बेसिकली ये जो ईथर की हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर हम इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो 2 इसके पास लोन पेयर हैं और 2 ही इसके पास बोन पेयर हैं, तो स्टेरिक नंबर हो जाता है 4 और 4 स्टेरिक नंबर होता है sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का। इसका मतलब ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज्ड हो गया sp3। अब ऑक्सीजन के पास जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम कंसिडरेशन ले रहे हैं कि एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है। इन केस ऑफ अल्कोहल हमने उस अल्कोहल के एक H को रिप्लेस करा दिया CH3 से। अल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से रिपल्जन आया और बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिला कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का 109, क्योंकि वहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा आ रही थी। लेकिन अगर मैं ईथर की बात करता हूँ तो ईथर में एक सिमेट्रिकल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों का रिपल्जन भी एक दूसरे पर बिल्कुल इक्वल रहेगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल अल्कोहल से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, जो कि कितना है 111 डिग्री है। तो याद रखना है कि अल्कोहल का बॉन्ड एंगल 109 था, फिनॉल का बॉन्ड एंगल इससे भी कम हो गया था और अल्कोहल का ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा पाया गया 111 डिग्री। बेसिकली चीज़ें क्या चल रही हैं कि ऑक्सीजन जो एटम है अल्कोहल का और ईथर का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दोनों की जो स्ट्रक्चर है, दोनों की जो शेप है वो बेंट स्ट्रक्चर है या बेंट शेप है। ये हम कहेंगे कि दोनों की शेप कैसी है, बेंट शेप है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की होती है। बॉन्ड एंगल अराउंड ऑक्सीजन एटम और अल्कोहल और ईथर इज सिमिलर टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ऑलमोस्ट सिमिलर कहा गया है लेकिन ईथर में इक्वल नहीं होता। अल्कोहल का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन उसमें 109.5 डिग्री पाया गया और ईथर के अंदर जो मिला है वो 111 डिग्री मिला है। बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन ही आ रहा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं पोलर। और जब पोलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे इनको तो उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिपल्जन की वजह से डिक्रीज़ होना या इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये आ गया अब हमारे पास रूल फॉर दी नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए रूल है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि सिंपल ईथर जो होते हैं उनको कॉमन नेम से हम असाइन करते हैं, और उनका कॉमन नेम लिखने के लिए अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ तो उनको नेम को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है। और सेम अगर अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, सेम अल्काइल ग्रुप, तो उस केस में हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसलिए हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, इसलिए इसका नाम हो गया डाई। और दोनों ग्रुप का नाम क्या है, बेसिकली इथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, तो डाई इथाइल ईथर इज़ द कॉमन नेम। लेकिन अगर दोनों सिमेट्रिकल ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, जैसे यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है पूरा का पूरा अगर मैं उसे देखूँ तो मिथाइल ग्रुप एज अ साइड चेन काम कर रहा है, CH2 CH3 ये पूरा हमारा प्रोपेन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल 2 प्रोपेन, 1 मिथाइल, और ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन। तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी 1 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से इसका पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर बनेगा। अदरवाइज़ हम इसको कॉमन नेम की तरह ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तो मिथाइल ग्रुप था। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही हमेशा नाम देने होते हैं, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, कोई बल्कि ग्रुप आ जाए ईथर के साथ, बल्कि ग्रुप मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ ईथर हम कह सकते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास हो,
तो उस केस में जो IUPAC नेम है उस केस में हम कॉमन नेम ना लिख करके हमेशा IUPAC नाम ही लिखते हैं। अगर सिमेट्रिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC भी लिख सकते हैं। अगर सिंगल कार्बन एटम के सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो भी हम उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर बहुत बल्कि ग्रुप आ जाए, लाइक ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी जैसा कोई ग्रुप आ जाए, इसमें कार्बन के नंबर बढ़ गए हैं और साइड चेन आ गई हैं, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हम IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं लिखते, नॉर्मल कॉमन नेम नहीं लिखते, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो कह रहा है कि वन एल्काइल ग्रुप इज नेम्ड एज अ हाइड्रोकार्बन चेन एंड अदर नेम इज एज नेम्ड एज अ पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू दैट चेन। मतलब एक साइड चेन का काम करेगा हमेशा और कुछ कार्बन उसमें से मेन चेन का काम करेंगे। तो नेम द सिंपलर एल्काइल ग्रुप एज एन एल्कोक्सी, जो सबसे कम कार्बन है पूरी स्ट्रक्चर में, एक तरफ ऑक्सीजन के, उसको एल्कोक्सी का ही नाम दोगे। सब्स्टिट्यूएंट बाय चेंजिंग द YL एंडिंग ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप टू द ऑक्सी, हमें एल्काइल जो ग्रुप था उस एल्काइल ग्रुप का YL हटा करके ऑक्सी लगा देना, तो वो एल्कोक्सी बन जाएगा। नेक्स्ट की नेम द रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप एज एन एल्केन विद द एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू दैट चेन, और जो पीछे वाला ग्रुप होगा उसको हम एल्केन बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, अब मैं इधर की तरफ जो R ग्रुप लगा रहा हूँ वो बड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से जो कम वाले कार्बन है उसको तो हमने नाम दिया एल्कोक्सी का, वो तो बन गया क्या, मिथॉक्सी। ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होकर के क्या बन गया, मिथॉक्सी। और जो ज़्यादा बड़ा वाला ग्रुप रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे, एल्केन। सिमिलरली यहाँ पर इसको मैंने इथॉक्सी बोला, तो इसका मतलब यहाँ पे R जो है वो 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा या प्रोपेन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये मैं टर्शरी ब्यूटॉक्सी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इधर 5 कार्बन एटलीस्ट हैं। R ग्रुप कैसे हैं, 5 ग्रुप हैं, जिसकी वजह से इसको कम कंसीडर किया गया है और नाम कंसीडर हुआ है ब्यूटॉक्सी का। तो ये हो गया इनका नाम लिखने का तरीका। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, कि ईथर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, ईथर्स कैसे बनाए जाएंगे। अब जो अल्कोहल्स हमने पढ़े हैं, अल्कोहल्स में हमने एक रिएक्शंस पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, NSR रिएक्शंस या SN रिएक्शंस कह सकते हैं। उसी तरीके से ईथर्स के पास भी सेम प्रोडक्ट होते हैं जो कि अल्कोहल हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दिखाते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, उस एल्काइल हैलाइड पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज़, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा अपने से कमज़ोर वाले न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। ब्रोमीन भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये वीक होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोक्साइड। तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन करने वाला है। SN2 रिएक्शन कैसी थी, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। होगा क्या कि OH आएगा, ब्रोमीन को लात मारेगा और तुरंत बाहर और ख़ुद बना देगा अल्कोहल, इसका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने कोई अल्काइल हैलाइड लिया और उसके ऊपर कोई मिथॉक्सी ग्रुप अटैच कराया, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन वीक है, आएगा लात मारेगा, बाहर करेगा और खुद कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एक ईथर बन जाएगा, जो कि अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, एक तरफ कम कार्बन आ रहा है, या फिर हम मिक्सड ईथर कह सकते हैं उसको। फिर मैंने क्या काम करा, इथॉक्सी ग्रुप लिया, ये तो मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, मैंने लिया इथॉक्सी ग्रुप। तो इथॉक्सी ग्रुप आएगा और ब्रोमीन को हटाएगा, खुद आकर के सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करना शुरू करेगा, क्या बन जाएगा, एक सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, क्योंकि ये भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम को कनेक्ट कर रहा है दोनों साइड। तो अनसिमेट्रिकल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर डायरेक्टली किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तैयार किए जा सकते हैं। अब प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक अगर हम करते हैं तो जो बेसिकली ये जो लास्ट की जो दो रिएक्शन हमने देखी अभी, ये लास्ट की 2 रिएक्शन कहलाती हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शंस जो हमने अभी देखी, जिसमें हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाया, दिस इज़ नॉन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। शॉर्ट नोट है, नेम रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अगर हम विलियमसन सिंथेसिस को पर्टिकुलरली पूरे के पूरे एक फिनोमिनन के साथ देखें कि किस किस तरीके से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से ये काम करती हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से अनसिमेट्रिकल ईथर तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए केवल एक ही रास्ता हम चूज़ करते हैं, एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। क्या कि हमने आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर देखना है कि वो बनेगा कैसे। हमें ये देखना है कि आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर कैसे बनेगा।
तो हमने क्या किया, मिथॉक्सी ग्रुप का अटैक कराया 2 ब्रोमोप्रोपेन पे। 2 ब्रोमोप्रोपेन पे जब हम अटैक कराएंगे तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन आएगा और कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कार्बन के साथ बॉन्ड तब बनाएगा जब वो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से हट जाएगा। तो होगा क्या कि ब्रोमीन पहले से अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा, ना ही ये जा कर के उस पर अटैक ब्रोमीन को लात मार के बाहर निकालेगा। होगा ये कि जब ये नेगेटिव ग्रुप इस कार्बन पर पीछे से जाएगा, पीछे की साइड से जाएगा, तो इस वाले बॉन्ड को पीछे से आगे की तरफ धक्का देता चला जाएगा, यानी कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो रिपल्जन की वजह से बढ़ जाएगी और CH3O ग्रुप पीछे से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता चला जाएगा। वो बॉन्ड बनाता जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ लंबी होती जाएगी, जिसकी वजह से वीक पड़ जाएगा और टूट जाएगा एक टाइम आने पर। इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें इस ग्रुप को कनेक्ट होने के लिए वैलेंसी या वैकेंसी क्रिएट कराने की वेट नहीं करनी पड़ी, ये आया और अपनी जगह खुद बनानी इसने शुरू कर दी। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले एक कार्बोकेटायन तैयार होता है, पहले एक वैकेंसी जनरेट होती है और वो कार्बोकेटायन बनाता है जो कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके बाद कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आकर के इसके ऊपर कनेक्ट होता है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि SN1 जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिमिलरली दूसरा तरीका हमने यहाँ पे लिया कि आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर बनाना था, तो हमने ब्रोमोमीथेन लिया और हमने एक ये पूरा का पूरा क्या ले लिया, 1 2 3 प्रोपॉक्सी ले लिया। जैसे मिथॉक्सी बिटॉक्सी ये सब चीज़ें थी, ऐसे हमने प्रोपॉक्सी ले लिया। ये प्रोपॉक्सी का अटैक करवाया सीधे इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर हमने मिथॉक्सी लिया था, यहाँ पर हम प्रोपॉक्सी ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा थे, अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्कोक्सी में ज़्यादा है। तो ये पूरा ग्रुप आया और ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करा। उसी टाइम पर जब पीछे से ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा होगा तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा और ये कमज़ोर होकर के टूट जाएगा। तो इसलिए ये दोनों मैकेनिज्म, दोनों जो पाथ होते हैं ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निकल के आती हैं कि जो एल्कोक्साइड सोल्ट्स होती हैं, एल्कोक्साइड सोल्ट्स मतलब जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं ये बेसिकली ये एल्कोक्साइड सोल्ट है, यानी RONA आ गया तो ये सोल्ट बन गया, मेटल सोल्ट हो गया। Na की जगह मैग्नीशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकती है, कहने का मीन्स ये है। तो ROM लिख देता हूँ, M डिफाइन करेगा मेटल को। तो ये जो एल्कोक्सी सोल्ट्स होते हैं इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है ईथर बनाने में। एक ईथर की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एल्कोक्साइड्स चाहिए। कौन से एल्कोक्साइड्स, मेटल के एल्कोक्साइड्स। तो जो एल्कोक्साइड्स होते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहले हम एल्कोक्साइड की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि हमने फिनॉल वाली रिएक्शंस में भी कई बार किया कि आप या तो अल्कोहल ले लो या फिनॉल ले लो, उसके ऊपर हमने एक बेस डाल दिया। यहाँ पर जो बेस है वो सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम हाइड्राइड जैसे डालोगे तो सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, एल्कोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। जब हमारे पास ये काम हो जाए, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाए या सोडियम इथॉक्साइड बन जाए, तो इस रिएक्शन को हम पहली चीज़ तो क्या बोलने वाले हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोलने वाले हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है। जब एल्कोक्साइड तैयार हो जाएगा तो उस एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराई जाएगी आगे अल्काइल हैलाइड्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ जो ईथर बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब मान लो कि अगर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ईथर की रिएक्शंस देखूं तो क्या काम होने वाला है, किस तरीके से रिएक्शंस अकर होंगी। जितने भी ईथर्स होते हैं सारे के सारे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर को जाते हैं, इनके अंदर एलिमिनेट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनके जो लिविंग ग्रुप होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके। इनके पास जो पुअर लिविंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि ये आर जो ग्रुप होते हैं पुअर लिविंग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनके अंदर डोनेट करने की नेचर ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जैसे ये किसी भी एसिड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये लीव करना शुरू कर देते हैं, मतलब एसिड आएगा और उसके साथ अटैक करके उसका मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देगा। तो हमने एक बेसिक रिएक्शन ले ली कि ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने का है। जब कभी भी कोई भी एसिड ईथर पे अटैक करेगा तो वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास सीधी रिएक्शन आई कि हमने एक ईथर ले लिया जो अभी विलियमसन सिंथेसिस में बनाया, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। उसके ऊपर एक एसिड डाला हमने, चाहे वो HBr हो या HI हो। तुरंत क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ दो एक कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ से, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे लेफ्ट साइड से तोड़ो या राइट साइड से तोड़ो, मर्जी हमारी है। हमने वो जैसे ही बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से R ग्रुप खाली हो गया और यहाँ से RO ग्रुप खाली हो गया।
एक ग्रुप पर H लगा दो, एक ग्रुप पर X लगा दो। तो यहाँ पर मैंने O के साथ H लगा दिया क्योंकि O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, और R के साथ मैंने X लगा दिया क्योंकि R पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का एक मिक्सचर मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है वो केवल इस वजह से क्योंकि जो ईथर है वो एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन सफिशिएंट होगी अगर तुमने इतनी भी लिखी कि ईथर प्लस अल्काइल हैलाइड, ईथर प्लस हेलोजन एसिड बनेगा क्या, अल्काइल हैलाइड प्लस यहाँ पर, अच्छा अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन सेपरेट हो जाएगी। देखो एक चीज़ तो हमारे पास ये है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया RX का और एक प्रोडक्ट हमारे पास बना ROH का। ये रिएक्शन इन दोनों की कराने के बाद यहाँ पर रुक जाएगी अगर एसिड को एक्सेस में ना डाला जाए, और अगर एसिड एक्सेस में डाला है तो वो दोनों टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो RX ही बनेगा, या फिर दूसरे वाले R के साथ X कनेक्ट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो एसिड के H के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो तुम इसको दो रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली तो वो जब ये लेस अमाउंट में पड़ा हुआ है तो ये हमें RX और ROH दो प्रोडक्ट देने वाला है। जब ये एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है तो ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज को तोड़ेगा और RX को R-X को बनाएगा और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा। ये इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर इसकी एक बेसिक एग्जांपल पे रिएक्शन हम कंसिडर करें तो ये रहा मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर, इसके ऊपर मैंने डाला HBr। जैसे ही HBr में डालता हूँ तुरंत ही ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज को ब्रेक कर देता है। Br इस वाले कार्बन पर भी, Br इस वाले कार्बन पर भी, इसका मतलब है टोटल दो मॉलिक्यूल हमने HBr के डाले। यहाँ से दो H फ्री हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन फ्री हो गया, ये बन गया H2O। तो एक CH3Br, एक C2H5Br, एक अल्काइल ब्रोमाइड में एक मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है और एक इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर बन रहा है। या फिर हम ये ले सकते हैं प्रोपोक्सी मीथेन या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन, इसको ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके ऊपर HI जैसी मैं डालूंगा तुरंत ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा। तो एक बार CH3 पर आई और एक बार बड़े वाले ग्रुप पर आई, जो ऑक्सीजन निकला वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए H2O बनाते हुए सेपरेट हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन है ईथर के अंदर अल्काइल हेलोजन एसिड्स के साथ। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म क्या काम करता है, यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इंपॉर्टेंट है कि जो ईथर का जो मैकेनिज्म है SN1 और SN2 जिनकी हम बात कर रहे हैं वो R की आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं कि अल्काइल ग्रुप कितना बल्की है या कितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम शो करने वाला है, यानी कि कम हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है या फिर ज़्यादा बड़ा बल्की ग्रुप है। जैसे अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं बार बार, एक में तो मैंने लिया है CH3, इसको मैंने जोड़ा सीधा ऐसे C2H5 के साथ, और एक बार मैं इसकी जगह यहाँ पे बड़े कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे प्रोपोक्सी मैंने ले रखा है या ब्यूटॉक्सी मैंने ले रखा है या टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल ले रखा है, तो वो बड़े ग्रुप हो जाते हैं। तो उस केस में सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ईथर में ऑक्सीजन के साथ जब वो कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है ताकि एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। विद मिथाइल और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीवेड एंड SN2 मैकेनिज्म। जब आपका 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन का मतलब है केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर किया जाएगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। जब आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा, यानी एक कार्बन से आपके 2 कार्बन कनेक्टेड हो या 3 कार्बन कनेक्टेड हो, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप जिनकी अभी हम बात करके आए, उस केस में सेकेंड डिग्री मतलब SN1 मैकेनिज्म को कंसीडर किया जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन पाई जाने वाली है, और सिंगल कार्बन वाले केस में जब एक ही कार्बन कनेक्ट होगा उस केस में 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के लिए SN2 मैकेनिज्म प्रीफर किया जाने वाला है। तो अब ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का एक ग्रुप बना करके दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि इनमें से कौन SN1 SN2 मैकेनिज्म को प्रीफर करेगा इन केस ऑफ ईथर्स रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना जो 1 डिग्री कार्बन वाला है वो SN2 रिएक्शन को ही फॉलो करेगा ईथर के साथ, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले हैं वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे ईथर के साथ। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है CH3 का थ्राइस COCH3, बेसिकली ईथर ही है देखा जाए तो, ये ईथर है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, कार्बन इसके साथ 1 2 3 मिथाइल ग्रुप ये जुड़ गए, C ये ऑक्सीजन जुड़ गया और ये CH3 जुड़ गया। तो ये तो जुड़ा हुआ है नॉर्मल, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 कार्बन को ये कनेक्ट कर रहा है।
ये 3 डिग्री कार्बन है, तो अब आपसे पूछेगा कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है या SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इसका मतलब ये है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अगर आपका बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ कार्बन का, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो, तो उस केस में वो SN1 मैकेनिज्म के कंसीडर होते हुए टूटेगा। यानी इधर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके टूटेगा, और जो इधर वाला ग्रुप है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके टूटेगा। यहाँ पे अगर SN1 फॉलो हो रहा है तो वो पहले कार्बोकेटायन बनने की वेट करेगा, उसके बाद आयोडीन आकर के कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इधर वाला तोड़ रहा हूँ तो ये आयोडीन सीधा आएगा पीछे की तरफ से अटैक करता हुआ और लात मार के CH3 को बाहर कर देगा और खुद कनेक्ट हो जाएगा, OCH3 को डिवाइड करेगा और खुद बैठ जाएगा। तो ये डिफरेंस है SN2 और SN1 का। अभी जो कार्बन ऑक्सीजन क्लेवेज के टूटने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक ये ईथर है जो कि क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन है। इस मिथॉक्सी प्रोपेन में मैंने HI का अटैक कराया। अब क्योंकि मुझे पता है ये बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है तो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करने वाला है, SN2 को फॉलो नहीं करेगा। अब मैंने SN1 मैकेनिज्म फॉलो कराने के लिए सबसे पहले आयोडीन कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, तो ये -I इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाने वाला है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करा लेगा हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से ये ग्रुप विड्रॉ होगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा और I निगेटिव हो जाएगा। उसी टाइम पर जो H पॉजिटिव बना है और I निगेटिव बना है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कमी हो गई और ऑक्सीजन पे अभी इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। जैसे ही ये वाला HI ग्रुप या खाली ऐसा कह लो कि जो H है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे जाकर के, तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा बदल जाएगा। प्रोपोक्सी वाला ग्रुप सेम है अपनी जगह पर, और जो ये मीथेन है मिथाइल ग्रुप है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, H आ गया। इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटोन आकर के कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर H पॉजिटिव जुड़ गया। अब ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। और जो आयोडीन नेगेटिव बची हुई है अभी रिएक्शन में वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तुरंत ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। जैसे ये लीव करेगा तुरंत आयोडीन आएगी, कार्बोकेटायन के बनने के बाद कनेक्ट हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा कार्बन से। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है वहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा। विड्रॉ कराती है वाला फंक्शनल ग्रुप अलग, CH3OH मिथाइल ग्रुप अल्कोहल बनते हुए अलग हो जाएगा सेपरेट, और यहाँ से कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया। जैसे ही कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो ये बन गया कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिएक्शन में पड़ा हुआ पहले से ही आयोडीन निगेटिव आएगा और अटैक करेगा। जैसे ही आयोडीन निगेटिव अटैक करता है तो ये ग्रुप बन जाता है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड का। ये पूरा मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का। पेपर में किसी भी रिएक्शन को लिख करके उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है, तो हमें बस स्टेप्स फॉलो करने हैं कि SN1 मैकेनिज्म तब फॉलो किया जाएगा जब बल्कि ग्रुप कनेक्टेड हो। उस केस में सबसे पहले ऑक्सीजन जो है क्या काम करने वाला है, किसी भी अटैकिंग ग्रुप के हाइड्रोजन को अपने ऊपर कनेक्ट कराएगा और प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा बाई सेपरेशन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। उसके बाद जो लिविंग ग्रुप इसके अंदर बना है अल्कोहल का वो सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर देन जब कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी सेकंड स्टेप में, तो वहाँ पे आयोडीन आकर के अटैक करेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसमें सेकंड स्टेप में ही अटैक करते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगला आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये दोनों ही टाइप की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। इलेक्ट्रोफिलिक आसान है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के अंदर अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ रही हैं तो वो कॉन्सेप्ट ईजी है और उसको समझना आसान होता है, क्योंकि ये रिंग पर चलती हैं रिएक्शंस, बेंजीन की रिंग पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम ईथर ले रहे हैं वो कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब हम इस टाइप का एक ईथर ले करके चल रहे हैं जिसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और मतलब अराइल ग्रुप है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। अब हो क्या रहा है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ईथर की जिसको हम बोलते हैं एनिसोल, ये क्या है, फिनॉक्सी, बेसिकली मिथॉक्सी फिनो ये आ गया हमारे पास मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम केमिकली बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप जब आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है एनिसोल। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ये जितनी भी एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग पर जाकर के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ।
क्योंकि वो बेंजीन की रिंग पर अटैक करने वाले हैं, तो ऐसी रिएक्शंस हमारी होती हैं न्यूक्लियोफिलिक। और ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होते हैं या डायरेक्टिव होते हैं, हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाकर के अटैक करेंगे। तो मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या मतलब हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। इथेनोइक एसिड हो गया C2CH3COOH, दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। जब ब्रोमीन का अटैक इसके ऊपर हम कराएंगे तो एक बार ऑर्थो पोजीशन से H हटेगा और HBr बन के बाहर हो जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन से H हटेगा और HBr बन के बाहर हो जाएगा। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। लास्ट भी हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि मेजर क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को रिपेल जीरो कर देती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। माइनर वाला हमेशा क्या बनेगा? रिएक्शन में कम बनेगा। तो ये रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन की, या हेलोजिनेशन भी कह सकते हो। सेकंड आ जाती है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन, हेलोरीन में भी पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो हमने लिया है एनिसोल। एनिसोल पे एनहाइड्रस AlCl3 और CS2 की प्रेजेंस में CH3Cl डाला। अब एक चेंज आया, अल्काइल हैलाइड में हमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, CS2 की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ईथर के केस में हमें एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ी जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कराता है, जो रिएक्शन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा जा करके। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो ऑर्थो का H, यहाँ का Cl HCl बनाते हुए बाहर हो जाएगा, और मिथाइल जो CH3 वाला ग्रुप है कनेक्ट हो जाएगा किस पे जाके? ऑर्थो पोजीशन पे जाके। तो इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो मिथाइल एनिसोल कह सकते हो तुम इसको, या फिर ऑर्थो मिथॉक्सी टोल्यूइन कह सकते हो। दोनों नाम बताए जा सकते हैं, चाहे तो तुम एनिसोल की कैटेगरी में बोलो। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर नाम किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं, चाहे तो हम मिथॉक्सी के फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दें या फिर टोल्यूइन के बेसिस पे दें, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो अगर मैं टोल्यूइन को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो हम इसको बोलेंगे क्या? OCH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर कंसिडर करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पहला और दूसरा, तो 2 मिथॉक्सी, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या बन गई? टोल्यूइन। इसी तरीके से जब ये एक बार पैरा पोजीशन पर कनेक्टेड होगी तो उसको बोलेंगे 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन। नंबरिंग उसी अकॉर्डिंग हम देंगे जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर वो कनेक्टेड होगा। अब ये तो हो गई मेरे पास अल्काइलेशन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है। एक होती है अल्काइलेशन की, जिसमें CH3Cl यानी अल्काइल क्लोराइड कनेक्टेड होता है। एक होती है असाइलेशन की, ACYLATION, असाइलेशन। असाइलेशन के केस में CH3COCl ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है, यानी असाइल क्लोराइड कनेक्टेड होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो बेसिकली एनिसोल हम रिएक्शन करा रहे हैं असाइल क्लोराइड के साथ, फिर से वही काम करता है। ऑर्थो पोजीशन के H को हटाएगा, HCl बनाते हुए बाहर, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो COCH3 कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली पैरा पोजीशन पर भी यही काम होगा कि ये पैरा पोजीशन पर भी कनेक्ट होता है, तो बेंजीन के ऊपर OCH3 तो अपनी जगह पहले से ही है, नीचे जुड़ जाएगा COCH3, नीचे की तरफ मिसप्रिंटिंग है, ये आ जाएगा COCH3। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अब जुड़े हैं इसका नाम हम क्या देंगे? इसको बेसिकली एसिटोफिनोन बोला जाता है। ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे अगर COCH3 ग्रुप कहीं पर भी कनेक्टेड हो तो ये पूरा ग्रुप कहलाता है एसिटोफिनोन का। और इसके ऊपर पहले से क्या जुड़ा हुआ है? OCH3, तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम आ जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। हमेशा ध्यान रखना है और कि पैरा पोजीशन वाला, जिसमें पैरा फंक्शनल ग्रुप होता है, वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और जो ऑर्थो वाला है वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आ जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी, नेम रिएक्शंस में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन्स में पूछी जाती हैं। सेम बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स को वापस से डिफाइन किया गया है अल्काइल हैलाइड और असाइल हैलाइड के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शंस। जैसे हमने ब्रोमिनेशन किया उसी तरीके से हम नाइट्रेशन कराते हैं। तो नाइट्रेशन कराने के लिए ईथर का हमें ध्यान रखना होगा कि वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ कि हमें कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम फ्यूमिंग फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वेपर्स फॉर्म में लेते हैं। फ्यूम्स पास कराई जाती हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की, ताकि जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब किया जा सके। और HNO3 को हम ऐसे लिख करके चलेंगे HONO2। एक बार क्या काम करने वाले हैं हम, उठा करके सीधा सीधा ऑर्थो पोजीशन के H को हटाएंगे और H2O बना देंगे। मैंने ऑर्थो पोजीशन का, यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे से H हटाया, H2O बना दिया।
तो ये ऑर्थो नाइट्रो ईथर कहलाया और ये पैरा नाइट्रो ईथर कहलाया। अब हम इसको ईथर बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, ये है इथॉक्सी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन, 2 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा। और इस वाले में मैं देखूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन पे कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से इसका पूरा प्रॉपर नाम बनता है। तो याद रखना है हमेशा कि जिस जगह पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है जस्ट उसके अगले कार्बन को हम दूसरा कार्बन कहते हैं या फिर ऑर्थो कार्बन कहते हैं। अब चाहे मैं इधर जोड़ूँ या इधर जोड़ूँ, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन हमेशा क्या होगा, ऑर्थो होगा। मैं इस फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं इसको ये चेंज करके यहाँ लिखूँ OCH3, तो बात वही है, बस हमने रोटेशन दे दिया मॉलिक्यूल की और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार सीधा सीधा NO2 इस पे जोड़ दूंगा आफ्टर द रिएक्शन, एक बार सीधा सीधा NO2 पैरा पोजीशन पे जोड़ दूंगा आफ्टर द रिएक्शन, तो ये बन जाएगा 2 नाइट्रो, ये मिथॉक्सी बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप C2H5 है तो हमने इथॉक्सी बेंजीन नाम देना है। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं ईथर को लेकर के, जिसमें हम ब्रोमिनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, और भी कुछ कॉमन रिएक्शंस हमने देखी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ आकर के हमारा ईथर हो जाता है ख़त्म और चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ CBSE NCERT हो जाएगा फिनिश। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको हम कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।